सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत खास होने वाला है। अंत तक जरूर देखिएगा आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को। इससे पहले कि हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपके समक्ष रखें, हम आपको बता दें एक बार पुनः, आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नियमित आपको सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश मिलता है। ये जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश है, इसके प्रेरणा स्रोत हैं परम आदरणीय मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर एवं लेखन सहयोग करने वाले संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, जो कि आवाज का बिहार के प्रांतीय कोषाध्यक्ष हैं, और मैं हूं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लगातार जो आपको बाबा साहब का स्पीच हम लेकर आते हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, आज बाबा साहब का ऐसा स्पीच जो बाबा साहब ने जहां पर अपने बचपन की शिक्षा प्राप्त की थी, अपने अनुभवों के साथ आज वहां पर स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना करने जा रहे हैं, स्वतंत्र लेबर पार्टी की शाखा इकाई का गठन करने जा रहे हैं। ऐसे स्थान पर दिया हुआ भाषण थोड़ा यूं कहें कि लंबा जरूर है, लेकिन इस पूरे स्पीच को यदि आप सुनेंगे तो आप पाएंगे बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखने को मिलने वाली हैं। तो इसलिए अब बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को। आप शिक्षित हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ हो चुका है। शिक्षा के महत्व में कोई संदेह नहीं है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ शील अर्थात नैतिकता भी सुधारी जानी चाहिए। नैतिकता के बिना शिक्षा का मूल्य शून्य है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इसी कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। आज का विषय है कि कानून ऐसे बनवा लें कि बहुजन समाज के साथ अन्याय न हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पृष्ठ संख्या 45 से 49 तक का ये शानदार स्पीच आपकी सेवा में प्रस्तुत है। 6 नवंबर 1937 को दिन मसूर, जिला सतारा। याद कीजिए सम्मानित साथियों, याद कीजिए इस दिन को, इस जिले को, सतारा जिले में ही बाबा साहब का प्राथमिक शिक्षा हुई थी। इसलिए आज का स्पीच है शानदार, आज का स्पीच है यादगार, आज का स्पीच है अविस्मरणीय, जिसको अंत तक जरूर सुनिएगा, यही आपसे निवेदन है। आइए देखते हैं क्या कुछ है। जिला महार परिषद का 7वां अधिवेशन बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब के स्वागत के लिए हजारों पुरुषों महिलाओं का जन समुदाय इकट्ठा हुआ था। परिषद शुरू होने से पहले मोटर से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 2 मील तक की शोभा यात्रा हुई। 5 गढ़ी, दही गांव, अन्य जगहों के समता सैनिक दलों ने जुलूस में बेहतरीन अनुशासन रखा था। डॉक्टर साहब के नाम की जयकार से पूरा वातावरण गूंज रहा था। इस स्पर्श वर्ग के समाज बंधुओं को ये अपूर्व और उत्साही वातावरण देखकर जरूर अचरज महसूस हुआ होगा। जुलूस में अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के साथ साथ स्वागताध्यक्ष मिस्टर के सावंत एमएलए गाड़ी में बैठे थे। उनके बाद वाली गाड़ी में विधायक श्री राजा राम भाट वोले, एडवोकेट विनायक राव गडकरी, अण्णा साहब पोतनीस आदि नेता बैठे थे। शाम 3 बजे के आसपास ये जुलूस खास परिषद के लिए बनाए गए भव्य शामियाने में आए डॉक्टर बाबा साहब के दर्शन पाने के लिए लोगों के झुंड मंडप के प्रवेश द्वार की ओर आ रहे थे। इसलिए कुछ समय तक शामियाने के अंदर व्यवस्था बनाए रखने में थोड़ी कठिनाई जरूर हुई। समता सैनिक दल की बेहतरीन व्यवस्था के कारण परिषद में पूरे समय बढ़िया व्यवस्था कायम रही। स्वागत गीत के बाद परिपाटी के अनुसार डॉक्टर बाबा साहब को अध्यक्ष स्थान के लिए चुना गया। उस वक्त तालियों और जयकार की प्रचंड ध्वनि हुई। उसके बाद स्वागताध्यक्ष मिस्टर खंडे राव एस सावंत का भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का परिचय देते हुए कहा कि कई हुए हैं, कई हैं, कई होंगे, लेकिन इनके जैसा कोई नहीं। बाबा साहब के बारे में इस शानदार कोटेशन कहा गया। स्वागत में डॉक्टर साहब के बारे में उनका वर्णन अतियुक्त नहीं थी, अतिशयोक्ति नहीं थी। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का भाषण हुआ। उन्होंने कहा,
बहनों और भाइयों, मशहूर गांव का नाम सुनते ही मुझे बचपन की अस्पृश्यता से संबंधित झेलनी पड़ी सभी कड़वी यादें आती हैं और आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे सम्मानित साथियों, एक बार पुनः निवेदन है, बाबा साहब अपने जीवन बचपन की घटनाओं को यहाँ पर जिक्र करने जा रहे हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस स्पीच को इसकी मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। सम्मानित साथियों, आइए देखते हैं क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं बचपन की यादों में। इस गांव में आज मैं 35 वर्षों के बाद आया हूं। इस ओर गोरे गांव में जब तालाब बनाया गया था तब उस काम पर मेरे पिता कैशियर के पद पर काम कर रहे थे। मैं, मेरे 2 भाई और मेरी बहन का बेटा, हम 4 लोग पढ़ाई के सिलसिले में सतारा में रह रहे थे। तब मेरी माँ गुजर गई थी। हम सबका पिता के एक परिचित जो हमारे पड़ोस में रहते थे रखा करते थे। गर्मी की छुट्टियों में पिताजी ने हमें गोरेगांव बुलाया। हमारे आने की खबर देने वाला खत पहले हमने एक हमाल के हाथों भेजा था। रेल से वहाँ पहुँचने में हमें बड़ा मज़ा आया, क्योंकि उससे पहले इंजन के सहारे ये गाड़ी कैसे चलती है ये हमने नहीं देखा था। सो हमने बड़ी आतुरता से यात्रा की। यात्रा के लिए नए कपड़े, जर वाली टोपियाँ आदि खरीद कर हम सतारा से पाडली स्टेशन पर गाड़ी में बैठ गए। वहाँ से मसूर तक की यात्रा बड़े मज़े में बीती। मसूर पहुँचे तो ये देखकर अचरज हुआ कि कोई हमें लेने नहीं आया था। दोपहर 4 बजे से रात 7 बजने तक हम मसूर स्टेशन पर बैठे रहे। हमें इस प्रकार बैठा देखकर स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछताछ की। हमने अपनी जाति बताई तो वह जैसे बिदक गए। आखिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने गोरेगांव पहुंचने के लिए हमारे लिए गाड़ी का प्रबंध करवा दिया, लेकिन गाड़ीवान को हमारी जात बताते हुए वह भी चमक गया। महारों के बच्चे हैं सोच समझकर हमें ले जाने के लिए आनाकानी करने लगा। मतलब इस तरह से तंज कसते हुए कहा, महारों के बच्चे हैं सोच समझकर वह हमें ले जाने के लिए आनाकानी करने लगा। आखिर हमारे भाई ने एक रास्ता निकाला, हम गाड़ी खुद चलाएंगे और गाड़ीवान साथ चलेगा। साथ ही गाड़ीवान को तय किराए से 1 रुपये अतिरिक्त देंगे। इस प्रकार की बातें तय होने के बाद गाड़ीवान ने गाड़ी में बैल जोड़े और हम गाड़ी चलाने लगे। आगे मसूर गांव के नाले के पास गाड़ी रोकी। हमें बहुत प्यास लगी थी, कहाँ का पानी पिए ये जब हमने गाड़ी वाले से पूछा तो उसने गोबर से भरे एक गड्ढे की ओर इशारा किया। वहाँ का दुर्गंधयुक्त पानी पीना असंभव था। हमें प्यास बहुत लगी थी, लेकिन गंदे पानी के कारण हमें प्यासा ही रहना पड़ा था। हम आगे बढ़े। रात हो चुकी थी। प्यास और भूख से हम परेशान थे। इस पड़ोसियों के नालों पर पानी पीना या पानी मांगना हमारे लिए मना था। मध्यरात्रि के आसपास हम टोल नाके पर पहुँचे। वहाँ भी महार जाति के हैं, इसलिए पानी नहीं मिला। आखिर ऐसी ही तड़पती हालत में हम गोरेगांव पहुँचे। सोच कर देखिए सम्मानित साथियों, किस तरह की पीड़ा बाबा साहब ने अपने बचपन में झेली, उन्हीं के शब्दों में। और यहाँ पर बहुत सारी किताबें जब आप हटकर पढ़ते हैं तो इसी घटना को तोड़ मरोड़ कर रखा जाता है। हूबहू बाबा साहब के शब्दों को हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इसलिए आगे देखते हैं क्या कुछ आगे हुआ। आगे के स्पीच में हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। पिताजी ने हमसे पूछा कि इस तरह बिना पूछे क्यों आए। उससे पता चलता है कि हमारा भेजा हुआ खत उन तक नहीं पहुंचा था। हमारी हालत देखकर उनका दिल हलक में आ गया। इस यात्रा से हमें जीवन में पहली बार पता चला कि हम अस्पृश्य हैं। हमें कम निम्न माना जाता है। हमारे पनगट गलिच्छ जगहों पर होते हैं। हमसे छुआछूत मानते हैं। मेरी जो बातें हैं बालक मन पर इस घटना ने गहरा असर डाला। आज हजारों स्पर्श लोगों के सामने ये घटना बतानी पड़ेगी, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। ऐसा कहते हैं बाबा साहब। खैर सो, और इस तरह से उस
उस बात को वहीं पर रोकते हुए, आगे की बात न कहते हुए, कई बार मौन रहकर भी बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। और ऐसा करते हुए यहाँ बाबा साहब आगे कहते हैं, खैर सो घटना है, जाने दीजिए, आगे बात करते हैं। आज हम सब यहाँ स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना करने आए हैं। हमारी पार्टी की जानकारी आप सभी को है। भारत पर लदे नए सुधारों में बहुत खामियां हैं, इसलिए एक जिम्मेदार स्वराज देने में वह असमर्थ हैं। प्रांतीय प्रशासन की कई इकाइयाँ, कई घटनाएं, खासकर सेकेंड चैम्बर की घटना हमारी पार्टी को आपत्तिजनक लगती है। हालांकि इन नए सुधारों पर अमल करने में कोई हर्ज नहीं है। हालांकि जिम्मेदार स्वराज का स्वरूप निष्प्रभावी करने वाले जो विशेष और अनियंत्रित अधिकार गवर्नर को मिले हैं, उनका इस्तेमाल इस दरमियान न किया जाए, इस बारे में स्वतंत्र लेबर पार्टी जागरूक रहेगी। इसी प्रकार हमारे पक्ष का संकल्प है कि अस्पृश्य बंधु, मजदूर और किसानों के बीच रिश्ते कैसे ठीक किए जा सकते हैं, इस बारे में सोचते हुए मेहनतकश लोगों के लिए विधायक कार्य किए जाएं। आप जानते हैं कि मिलों में काम करने वाले मजदूरों के बीच स्पृश्य और अस्पृश्य का स्पष्ट भेदभाव है। स्पृश्य मजदूर को कपड़ा विभाग में काम मिलता है और वह जाबर का पद पाने तक उन्नति कर सकता है, लेकिन भले लायक हो, लेकिन अस्पृश्य मजदूर को कपड़ा विभाग में काम नहीं मिलता। वह तेल वाले काम तक ही सीमित रहता है। मजदूरों की हालत कष्टों से भरी और बुरे हाल हैं। अस्पृश्य मजदूरों की दरिद्रता मालिकों के कारण बनी है, लेकिन अस्पृश्य मजदूरों को दरिद्रता के लिए मालिक के साथ साथ उनकी अस्पृश्यता भी जिम्मेदार है। दुख की बात यह है कि कांग्रेस, वर्तमान पार्टी और गैर कांग्रेस नेता इस बात को जानबूझकर नज़रअंदाज करते आए हैं। स्वतंत्र लेबर पार्टी के खिलाफ वातावरण बनाने की कोशिश के पीछे जो कई कारण हैं, उनमें से ये भी एक कारण है कि वर्तमान पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियों के मजदूर नेता आज इस बात की कोशिश नहीं कर पाते कि जाति या वर्ग भेद के कारण उनकी काबिलियत पर कोई आँच आए, उनकी उन्नति का मार्ग अवरुद्ध न हो। क्योंकि वर्तमान पार्टी के नेता आज पूंजीपतियों के चंगुल में फंसे होने के कारण उनसे गरीब किसानों और मजदूरों का भला नहीं हो सकता। मेरे सम्मानित साथियों, वर्तमान पार्टी यानी कि 1937 में पार्टी, जब हम वर्तमान पार्टी का नाम लेते हैं तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी है। लेकिन मेरा कहना ये भी है, जब हम वर्तमान पार्टी कहते हैं तो आपको वर्तमान परिदृश्य में भी इसी तरह का देखना चाहिए। इस तरह के दृष्टिकोण के साथ आज ये बाबा साहब के स्पीच को वर्तमान परिदृश्य से भी जोड़कर हमें देखना चाहिए। क्या वर्तमान पार्टी, वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें किस तरह से बाबा साहब का स्पीच सटीक बैठ रहा है, मैं समझता हूँ आप इसको भली बात समझ पा रहे हैं। वर्तमान पार्टी घोषणा करती है कि वह पूंजीपतियों का कल्याण करेगी और गरीबों का भी कल्याण करेगी। एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, ये बाबा साहब कहते हैं। आगे क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। ऐसी हालत में मेहनत करने वाले लोग वर्तमान पार्टी के भरोसे नहीं रह सकते। वर्तमान पार्टी के पंच प्राण महात्मा गांधी के मन में क्या है, ये मैं भली भांति जानता हूँ। जितना उनके मंसूबों के बारे में मैं जानता हूँ, उतना आप नहीं जानते। मेरा और उनका जितना परिचय है, उसके आधार पर कहता हूँ कि महात्मा जी आपका कल्याण नहीं कर सकते। इस बारे में उनकी और हमारी राहें बिल्कुल अलग हैं। जिसे रोटी चाहिए उसे मंदिर देकर क्या फ़ायदा, ये बात बाबा साहब कहते हैं। पिछली गोलमेज परिषद में अस्पृश्यों की लेकर बड़ा मसला हुआ था। ब्यूरोक्रेसी से सत्ता लेकर उसे बहुजन समाज को सौंपते हुए उसका कुछ अस्पृश्यों को दें, ऐसा सभी का कहना था। लेकिन तब ये मिस्टर महात्मा अस्पृश्यों के हकों के खिलाफ गए। हालांकि मुसलमानों, ईसाई आदि अल्पसंख्यकों को वह सत्ता का कुछ हिस्सा देने के लिए तैयार थे। ऐसे कठिन हालात में हिंदुओं के इस महान नेता के साथ अपने अलग हकों के लिए हमें लड़ना पड़ा।
अस्पृश्यों के कल्याणकर्ता कहलाने वाले भारत के इस महात्मा को हमारे खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। अगर हमारे असली कल्याणकर्ता होते तो उनसे विवाद करने में मुझे अपनी शक्ति नहीं खर्च करनी पड़ती। बाबा साहब कहते हैं स्वराज के लिए महात्मा जी को तुरंत 1 करोड़ रुपए देने वाले स्पृश्य लोग अस्पृश्यता निवारण के लिए 5-6 लाख का चंदा क्यों नहीं दे सकते। इसी बात से पता चलता है कि स्पृश्य लोग समाज को अस्पृश्यता नष्ट करने में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है। जबरदस्ती का ओढ़ा ये गांधी जी का आंदोलन हमारी उन्नति कैसे हासिल करेगी। आपको अस्पृश्यता, आप पर होने वाले जोर जुल्म, आप पर होने वाले सामाजिक कष्ट, आपकी मान हानि, दरिद्रता से ये लोग कैसे नष्ट करने वाले हैं। सच पूछो तो स्पृश्य हिंदू दिखावा वाले काम करने में बड़े माहिर हैं। वे बड़ी शिद्दत से अंदर ही अंदर आपके जीवन में कांटे बोने की कोशिशों में लगे रहते हैं। अमीर, साहूकार, जमींदार, पूंजीपति आपका आर्थिक जीवन कष्टमय बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली वर्तमान पार्टी सीना ठोक कर अपने को स्पृश्यों, गरीबों, दीनहीन, पीड़ितों की कल्याणकारी बता रही है। इन सब बातों पर गौर करने के बाद लगता है कि अगर वर्तमान पार्टी हमारा कल्याण करने वाली संस्था होती तो मैं बड़ी खुशी के साथ उसमें शामिल होता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वर्तमान पार्टी हमारे समाज का, मजदूरों का या किसानों और गरीबों का कल्याण नहीं करेगी। इसीलिए मैंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की है। अंग्रेज हो सकता है इस देश से चले जाएं, लेकिन गरीब जनता को ठग कर उसका खून चूसने वाला धनवान पूंजीपतियों का जो वर्ग है वह कभी नहीं जाएगा। वह वर्तमान पार्टी में शामिल हो गया है। वर्तमान पार्टी में शामिल होने से उसको खून चूसने वाली मानसिकता बदलने वाली नहीं है। अंट ब्याज लेने की उनकी पैशाचिक वासना नष्ट नहीं होने वाली। गरीबों के घरों पर हाथ चलाने वाली उनकी बुद्धि नष्ट नहीं होने वाली है। लगता था कि मुंबई इलाके गैर ब्राह्मण पक्ष गरीबों के लिए कुछ काम करेंगे। कुछ समय तक ये सोचकर गर्व भी महसूस होता रहा, लेकिन आखिर अनुशासन और संगठन के अभाव में तथा बहती गंगा में हाथ धो लेने, अपना उल्लू सीधा करने की मानसिकता के कारण इस पार्टी की सारी ताकत खत्म हो गई है। श्रेष्ठ कहलाने वाले ब्राह्मण समाज की मगरूर नीति को नेस्तनाबूद करने का उनका इरादा कहीं मिट गया। एक ताकतवर पार्टी का आज ये हाल गौर करने लायक है। इसलिए हमसे हर किसी को अपनी पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए। अपने नेता की आज्ञा को सिर आंखों पर रखना चाहिए। पार्टी के कार्यक्रम में विश्वास रखते हुए बिना दखलबाजी के उस पर अमल करने की पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। अपना स्वार्थ त्याग देना चाहिए। अपने पक्ष के लिए कुछ मुश्किलें उठानी पड़ें तो उठानी चाहिए। अनुशासन के साथ पूरा काम करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसीलिए स्वतंत्र लेबर पार्टी में शामिल होने वालों को इन सभी बातों पर गौर करना चाहिए। सम्मानित साथियों, फिर हम एक बार आपको रोकते हैं 2 मिनट के लिए कि बाबा साहब यहाँ पर क्या बात कहना चाहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि अपनी पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए। अपने नेता की आज्ञा को सिर आंखों पर रखना चाहिए। पार्टी के कार्यक्रम में विश्वास रखते हुए बिना दखलबाजी के उस पर अमल करने की पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। हम सभी बाबा साहब के अनुयायी हैं। हम सभी मानवर कांशीराम साहब के अनुयायी हैं। इसलिए हमें इस बात को गंभीरता से देखना होगा। वर्तमान परिदृश्य में हमारी पार्टी कौन सी है, उसके साथ हमें शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ खड़े रहना होगा। आगे देखते हैं। आज असेंबली में हमारे प्रतिनिधियों की संख्या कम होने के बावजूद असेंबली के अन्य पक्षों को हमारे पार्टी से डर लगता है, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि जन कल्याण के जिन कार्यक्रमों को हमने बनाया है उन्हें पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बहुजन समाज को सुख मिले, उनके साथ अन्याय नहीं हो, ऐसे कानून सत्ताधारी पार्टी से बनवाने चाहिए। अभी हमें जो भी राजनीतिक अधिकार मिले हैं उन पर संतोष करते हुए हमें ज़्यादा हलों के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। कोतवाल, दरोगा, तहसीलदार, सर्कल इंस्पेक्टर, पटवारी आदि के हाथ में सत्ता नहीं है। जिस प्रकार महार सरकारी नौकर होते हैं, इसी प्रकार वे भी सरकारी नौकर हैं।
असली सत्ता लोगों के यानी काउंसिल के हाथों में है। इसीलिए आपको सरकारी नौकरों से नहीं डरना चाहिए। उनके कारण या किसी और के कारण अगर आपको तकलीफ हो, परेशानी हो, तो आपकी शिकायतें दुख दूर करने के लिए आप पर ढाए जाने वाले जुल्मों को सार्वजनिक करने तथा उन्हें खत्म करने की स्वतंत्र लेबर पार्टी कोशिश करेगी। इसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ। स्वतंत्र लेबर पार्टी की हर जिले में शाखा स्थापन होने वाली है। मेरा बचपन और प्राथमिक शिक्षा इस जिले में होने के कारण इस जिले में स्वतंत्र लेबर पार्टी की शाखा की स्थापना करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। इसी खुशी व्यक्त करने के साथ बाबा साहब अपने स्पीच को यहीं पर समाप्त करते हैं। सम्मानित साथियों, आज का बाबा साहब का स्पीच कैसा लगा? हम आप तक हूबहू उसी स्पीच को लेकर आए, उन्हीं के शब्दों में हम लेकर आए। जुबानी सिर्फ मेरी थी, बाद बाकी शब्द बाबा साहब के हैं, स्पीच बाबा साहब का है। कैसा लगा आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश? ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को सुनने के लिए आपने बहुमूल्य समय दिया, आपने बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए मैं तहे दिल से साधुवाद कहता हूं। और साथ ही साथ पुनः नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।